अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को। ये जैसे हमारा पहले का सीज़न गया था पॉडकास्ट का, तो ये सीज़न 2 है। और पहले के जो सीज़न के पॉडकास्ट थे ये मुनीब और आसिफ ने लिए थे। इस बार मुनीब ने ये जिम्मेदारी मुझे दी है कि मामा के मैं थोड़ा सा क्लोज भी ज़्यादा हूँ, तो मुनीब ने कहा कि आप मामा का पॉडकास्ट लें, तो मैं ये मामा का पॉडकास्ट ले रहा हूँ। ये इस सीज़न 2 का सेकंड पॉडकास्ट है। पहला जो था वो मुन्ना मामा का पॉडकास्ट था जो मुनीब ले चुका है, जो जल्दी रिलीज होने वाला है, और ये इसका सेकंड पॉडकास्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगने वाला है, और मामा जो कुछ भी बोलेंगे वो अपने दिल से बोलेंगे, और बहुत पुरानी मेमोरीज की भी हम बात करेंगे, और जो भी इनकी लाइफ में कुछ एक्साइटिंग रहा है, चैलेंजिंग रहा है, मामा आज दिल खोल के वो सारी चीज़ें हम सब लोगों को बताने वाले हैं। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं मामा। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपका जो बचपन था मामा, वो जो भी आपको अपने बचपन की सबसे पुरानी मेमोरीज है, जो भी आपको याद है, वो क्या मेमोरीज हैं, कहाँ की हैं, कौन से घर की हैं, वो बताइए आप सब लोगों को। तो ये तो तुम जानते हो कि हम अपनी माँ को जिनके पेट से हम पैदा हुए हैं उनको तो हम आपा कहते थे। जी जी। लेकिन हमारे आपा की जो बड़ी बहन थी उनकी कोई औलाद नहीं थी, तो हम 3 बहन भाई उनके पास आ गए थे जी। एक तरह से हमारी पैदा करने वाली माँ ने अपनी बड़ी बहन को, जो रिश्ते में हमारी खाला थी लेकिन जिनको हम अम्मा कहते थे, उनको एक तरह से गोद दे दिया था। मुझे, मेरी छोटी बहन नफीस जो तुम्हारी वालदा है जी, और मुनीब तुम्हारे जो वालिद हैं अब्दुल बारी, हम 3 भाई उनके पास रहने लग गए थे। सबसे पहला उस घर से आने वाला मैं फ़र्द था। तो ये तो तुम्हें मैंने अपने बैकग्राउंड बताया है जी कि मैं अपने आपा जिनके पेट से पैदा हूँ उनको मैं आपा कहता था, और जिन्होंने मुझे पाला, पढ़ाया, लिखाया, सारी तकलीफ़ें उठाई, उनको मैं अम्मा कहता हूँ। जी। मैं छोटा सा था, मुझे मालूम नहीं कि किस उम्र में मेरी आपा ने मेरी अम्मा को मुझे दिया, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि जब मुझे होश आया था तो हफ्ते इतवार जब स्कूल की छुट्टी होती थी तो मैं अपने आपा के पास, जो लाडली दी की खुले नीचे रहती थी, मैं वहाँ अपनी दुकान से, जो रांगू बाज़ार में जो दुकान है जी, जहाँ इस वक्त बाजी रहती हैं या मरियम भाभी रह रही हैं, मरियम भाभी का जो घर था ना जी वो जी। हमारा घर था। अच्छा। हाँ, हमारी अम्मा वहाँ रहती थी क्योंकि अच्छा। दुकान हमारी नीचे थी जो अभी भी है। अच्छा, अम्मा वहाँ रहती थी? अम्मा वहाँ रहती थी। ओहो, जी जी। अच्छा। ये बंगले से पहले की बात है? ये बंगले से पहले की बात है, ये बहुत पहले की बात है। मैं समझता हूँ मेरी, जो मुझे अच्छी तरह से होश है, मैं कोई 7th 8th स्टैंडर्ड तक तो मैं दुकान में रहा हूँ, और सैटरडे संडे में आ जाता था लाडली जी के खुले के ऊपर। अच्छा। मेरी आपा मुझसे बहुत प्यार करती थी, मुझे चांद कह के तो वो मुखातिब होती थी, और हर मामले के अंदर वो मेरी बात सुनती थी। कभी कभी तो ये होता था कि मैं अपने बड़े बहन भाइयों से लड़ लेता था बगैर वजह के, जैसे मैं आया हूँ और उन्होंने मुझे छेड़ा। अब मैं, जैसे लाडले बच्चे रोने लग जाते हैं, मैं रोया और मैंने जाकर के शिकायत की। मेरी वालदा, मेरी आपा बहुत वज़न में हैवी थी, क्योंकि मेरे हिसाब से तो उनको स्लीप एपनिया था जी। अच्छा, जिसको इख्तिलाज कल्ब कहते हैं। उस वक्त तक स्लीप एपनिया का इतना पता नहीं चला था। तो स्लीप एपनिया वाला आदमी जो है वो हमेशा बगैर वजह के मोटा होता चला जाएगा। तो अब जैसे एक वाक़या है छोटा सा कि मेरी जो बड़ी बहन है, सिस्टर लाडली नसीम जहाँ जी, वो, मैं ऊपर गया, ऊपर वाली मंजिल पर मेरी आपा रहती थी, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो ऐसे मुमताज महल की बात कर रहे हैं। मुमताज महल, हाँ मुमताज महल की बात ज़रूरी है जी जी। तो मेरी बहन ने मुझे आते देखा, तो ऐसे छेड़ने के लिए मुझसे कहा कि देख, मैं तो देख चटनी खा रही हूँ सूखी रोटी के साथ, अच्छा। तुझे नहीं दूंगी, बहुत मज़ेदार है। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं, मैं भी खाऊंगा। कि नहीं, मैं तुझे नहीं दूंगी। जैसे बड़ी बहनें आपस में ऊपर चले के बहन भाई लड़ते हैं, ऐसा उसने मुझे छेड़ने की कोशिश की। जी। क्योंकि मैं लाडला था, मुझे बहाना चाहिए था रोने का। मैं रोता हुआ नीचे गया अपनी वालदा के पास जी। अपने आपा के पास। उन्होंने कहा बेटा क्यों रो रहा है? तो कभी कभी तो आता है। उन्होंने कहा नहीं देख, मुझे लाडली में अपनी बड़ी बहन को उस वक्त तक नाम से पुकारता था। मैंने कहा लाडली जो है मुझे सता रही है, और मुझे वो नहीं खिला रही जो वो खुद खा रही है, वो बड़ी अच्छी चीज़ खा रही है। तो खैर वो उस मोटापे की हालत में मेरे प्यार में शायद ही वो, मतलब वो उठ के कोई काम नहीं करती थी, सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए जाती थी। जी जी। वो ऊपर आ गई और उन्होंने आकर के उस मेरी बड़ी बहन के थप्पड़ तक मारा। अच्छा। हाँ, कि तुझे इस बात का एहसास नहीं है, कभी कभी आता है मेरा बेटा और तू जो है इस तरह से उसको सता रही है। मैं आपको खाली उनकी मोहब्बत बता रहा हूँ मेरे लिए जी। तो इस तरह से तो हमारा शुरू का वक्त गुजरा।
और ज़ाहिर है जो दुकान वाली जो हमारा मकान था वहाँ पर हमने अपना तो मतलब मामा मुमताज महल में जो हमारी नानी थी जी जिनको आप पापा कह रहे हैं वो वहाँ रहती थी और अम्मा यहाँ पे, ये एक साइमल्टेनियसली एक ही वक्त की बात रही एक ही वक्त में अच्छा, बिल्कुल। अच्छा। हाँ, ये कभी कभी कोई खुशी के मौके पर किसी खास मौके पर हमारी अम्मा अपनी छोटी बहन यानी हमारी आपा के पास आ जाया करती अच्छा, थी। वरना दोनों अलग अलग बिल्कुल अलग अलग रहती थी। भाईजान का ये रूटीन था कि भाईजान सुबह 7 बजे जी आ जाया करते थे और भाईजान हद तो ये है कि अपनी जो नहाने वगैरह की ज़रूरत है वो भी वहीं फारिग होते थे दुकान पर ही आकर। अच्छा कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम हमेशा हम देखते थे भाईजान का रूटीन एक ख़ास था। तो भाईजान सुबह आ जाते थे और रात के 11 बजे तक जब तक दुकान को भेड़ करके दुकान का काम ख़त्म करके फिर वो हिसाब किताब के लिए बैठते थे। तो मामा ये वाली जो दुकान थी जो रामगंज वाली है, अब्बा हुजूर की सिटिंग यहीं पर थी, मतलब बिजनेस यहीं पे था या एक और दुकान जो हुआ करती थी? नहीं, भाईजान ने इसी दुकान में काम करते करते दूसरी दुकान पे अच्छा, तो वो दूसरी जो अपने गोलचा के सामने है जी वो बाद में हुई है? उसको शोरूम कहते थे भाईजान। अच्छा। ये शोरूम है और ये मेरा जो आप लोगों का बिजनेस ग्रो हुआ था वो कहाँ पे हुआ, इधर वाली पे हुआ या? बिजनेस जो हमें पता नहीं, हमसे पहले वो बताते थे कि वो जिया जनरल स्टोर जो है उस पर बैठते थे मेरे वालिद। अच्छा। फिर मेरे चाचा ने ख्वाहिश जाहिर की होगी उनसे कि भाई मुझे भी बिजनेस में इन्वॉल्व होना है। अच्छा तो उन्होंने कहा तू तो पढ़ रहा है कि नहीं मुझे पढ़ना नहीं, मैं तो बिजनेस करूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है तू आ जा, मैं तुझे दुकान दे देता हूँ, मैं अपना अलग बिजनेस कर लेता हूँ। अच्छा। फिर हमारे भाईजान ने यहीं रानू बाजार के अंदर एक डेंटिस्ट थे जी, उनसे एक कमरा किराए पे लिया अच्छा। और कमरा किराए लेकर के उन्होंने इनिशियली एक ग्रामोफोन और 40 रिकॉर्ड खरीदे। उसी दुकान की बात है, वो कमरा वो दुकान ही है? वो ये दुकान नहीं है, उससे अच्छा। पहले अगर आप चौपर से आएंगे जी जी जी। तो शुरू में ही अभी भी है वो डेंटिस्ट। हाँ, एक डेंटिस्ट है वहाँ पर। डेंटिस्ट है वहाँ पर। हाँ। वो उनसे कमरा किराया लिया, उस किराए के कमरे पर वो रात में बैठ करके बरामदे पे आ जाते थे। ग्रामोफोन का जो वो हॉर्न होता है उसके दुकान बाहर की तरफ मुंह करके, और वो चाबी वाले ग्रामोफोन होते थे जी, वो चाबी भर भर के और गाने बजाया करते थे। तो लोगों के अंदर एक तरह से क्रेज होता था। क्रेज पैदा हुआ कि रिकॉर्ड भी कोई चीज़ है। अच्छा। इस तरह से उन्होंने अपने बिजनेस को डेवलप किया। तो 40 रिकॉर्ड और एक ग्रामोफोन से हमारे वालिद ने काम शुरू किया था चाचा जान को जिया जनरल स्टोर देने के बाद। तो फिर उनका उसमें से उन्होंने अपना खत्म कर लिया और इधर उन्होंने बिल्कुल खत्म कर लिया। कहने लगे चल तू चला, तुझे चाहिए दुकान तो तू चला, मैं अपना अलग काम शुरू करूँगा। फिर मेरे वालिद ने 2 एजेंसियाँ ली। उस ज़माने में नॉर्थ इंडिया के सबसे पहले ये डीलर थे जिन्होंने एक साथ 2 डीलरशिप HMV और कोलंबिया, ये दोनों एक ही लेवल की कंपनी है। अच्छा। जो मेन कंपनी है वो है द ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके। इसका इंडिया में ऑफिस होता था दमदम में, ये जो कलकत्ता में दमदम है जी, वहाँ पर है। और वैसे ये इंग्लिश कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी है। हाँ, तो ये वहाँ से शुरू किया था। फिर जब उन्होंने एजेंसी ले ली तो उन्होंने पहले तो ये एजेंसी ली जो रामू बाजार में खोली उन्होंने, फिर उन्होंने दुकान ले ली है। जब दुकान ली तो दुकान के ऊपर जो मकान है वो भी हमारे वालिद ने किराए पे लिया। वो भी ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, दोनों चीज़ें ओके। ऊपर नीचे की। शायद मुझे याद नहीं, दुकान तो अभी तक भी वक्फ की है, लेकिन ऊपर वाला जो घर है वो उन्होंने खरीद लिया या वक्फ में आता है मुझे याद नहीं। फिर बाद में उन्होंने जिसमें बाजियाँ रहती हैं जी, वो उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी। अच्छा, ये बाद में ली उन्होंने? लेकिन उस पर दुकान नहीं मिल सकी उनको, सिर्फ घर। अच्छा, ऊपर का जो बालकनी वो जो घर है ना, वो दुकान के अलावा जो हिस्सा है वो उस मकान में भी उन्होंने जो फर्स्ट फ्लोर है जी, जो उनकी दुकान से जो उनके जहाँ गद्दे थे जी, जहाँ बैठ करके वो अपना हिसाब किताब करते थे या मेन कस्टमरों से मिलते थे जी, उसको उन्होंने आपस में इंटरकनेक्ट कर लिया। जैसे ये कमरा है जी। अब ये जो दरवाजा है ना, हाँ। दरवाजा 20 की दीवार है। अच्छा, तो उसको उन्होंने खोल करके इधर और इधर का शोरूम में combine कर लिया। इसमें उन्होंने एक अलग शोरूम की शक्ल में एक दुकान बनाई थी इसी चीज की। ये ज़्यादा डेकोरेटेड थी। नीचे वाली दुकान में इतना डेकोरेशन नहीं था जितना इसको भी शोरूम कहते थे वो। अच्छा। बाद में उन्होंने एक दुकान और ले ली जो कि चौड़े रास्ते के अंदर, जहाँ उन्होंने हमारे बड़े भाई साहब को बिठाया। उसमें आप उनको कुछ सपोर्ट करते थे या मंजी या? नहीं भाई, बिजनेस के अंदर हमारे करते थे। सिर्फ सपोर्ट तो खाली उनको छोटे आका करते थे, बड़े आका करते थे।
जब तक बड़े आका की अलग दुकान नहीं थी। अच्छे आका का काम था हिसाब किताब देखने। अच्छा, अकाउंट्स वो देख रहे थे? अकाउंट्स का काम वो उनके पास बैठ करके अकाउंट्स करते थे। छोटे आका बड़े आका का काम था दुकान में सेल करना, सर्विस देना, पार्ट्स बेचना और जो कुछ रिपेयर की चीज़ आ रही है जी। वो। लेकिन उन्होंने इस बिजनेस के साथ साथ उन्होंने एम्पलीफायर का भी काम शुरू कर दिया था। अच्छा अच्छा। शादी ब्याह में जो एम्पलीफायर जी। पहले अभी भी बजते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो फिर बाद में वो फिर ग्रामोफोन कंपनी जो है वो अलग अलग प्रोडक्ट निकालती रही। उन्होंने फिर आपके बिजली वाले प्लेयर भी निकाले और उन्होंने फिर अब वो बाद में आप जानते हैं कि किस तरह से जो ये छोटे 78 आरपीएम के जो रिकॉर्ड थे वो किस तरह से फिर वो बाद में 33 आरपीएम 45 आरपीएम के रिकॉर्ड बनने लगे। जैसे हमारे नाना साहब जो थे यानी अब्बा हुजूर जो थे, वो एज अ बिजनेसमैन उनकी क्या क्वालिटीज थी या कैसे उन्होंने अपने बिजनेस को इतना ग्रो करा, अगर आप कुछ उस बारे में बता सकें। आप उनके साथ इतने कनेक्टेड थे जब वो अपना बिजनेस ग्रो कर रहे थे और बढ़ रहा था बिजनेस, तो कुछ आपने सीखा उनसे जो आप हमें बताएं कि उनकी क्या क्वालिटीज थी कि उन्होंने उस वक्त में इतना नाम अपना हासिल किया वहाँ पर। तुम्हारा बहुत अच्छा सवाल है और मैं चाहता था कि तुम मुझसे इस तरह का सवाल करो ताकि हमारे आने वाली जनरेशन के दिमाग में ये बात बैठे। जी मामा। हमारे वालिद की दो खास खूबियाँ थी जी। अब इन खूबियों की वजह से तुम उनको खामियों में भी देख सकते हो, वो मैं तुम्हारे पर छोड़ देता हूँ। जी। उनकी ख़ास खूबी क्या थी कि मेरे वालिद जो थे ही वॉज प्योरली ए बिजनेसमैन। उनकी क्या थी कि वो बिजनेस में इतने इन्वॉल्व हो गए थे कि वो हकीकत में अपने बच्चों को वो टाइम नहीं दे पाते थे जो कि बच्चों को मिलना चाहिए। माशाल्लाह हम 9 बहन भाई तो वो हैं जो अल्लाह ने हयात रखे, बड़े हुए हम सब लोग। और जो मैंने सुना है कि हम बहन भाइयों में शायद 3 या 4 बहन भाई पैदा हुए और फिर बाद में पैदा होकर के मर गए। तो मतलब मेरी वालदा के हम 12 से ज़्यादा बच्चे पैदा हुए हैं। जी जी जी। अब आप देख लीजिए कि जिस इंसान के इतनी बड़ी फैमिली हो उसको अपना कितना वक्त फैमिली में देना चाहिए। लेकिन हमारे वालिद का ये था कि उनका सिर्फ और सिर्फ उनका ध्यान या तो बिजनेस में था या मेरे वालिद एक अच्छे पब्लिक रिलेशन वाले आदमी थे। तो पब्लिक रिलेशन को एनकैश करते थे बिजनेस के अंदर या क्या करते थे? जैसे मैंने जो मेरा तजर्बा है, देखो भाई मैं तुम जानते हो कि मैं कोई परफेक्ट आदमी नहीं हूँ, हो सकता है मेरी ऑब्जर्वेशन उतनी सही ना हो जो तुम में से किसी के हो। जी। मैंने अपने वालिद को सिर्फ ये देखा कि उन्होंने बड़े पॉलिटिकल लोगों से ताल्लुकात बढ़ा के, बिजनेस में तो मैंने कोई फ़र्क नहीं देखा। वो नेटवर्किंग कहीं उनके बिजनेस में काम करती हो? नेटवर्किंग का नेटवर्किंग का बिजनेस यही है कि भाई आपकी सेल बढ़ती है उन लोगों से। हाँ, कुछ नहीं, मैंने कहीं उनका कंट्रीब्यूशन नहीं देखा। किसी चीफ मिनिस्टर ने, किसी होम मिनिस्टर ने कभी ये नहीं किया कि कोई 1 लाख 2 लाख का सामान उस ऑर्डर कर दिया होगा कुछ बड़ा। नहीं। हाँ, ये वो करते थे क्योंकि वो म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर भी थे और 28 साल लगातार मेंबर बने हैं। तो ये उनका शौक था कि वो इलेक्शन लड़ते थे। उस ज़माने में जो जयपुर म्यूनिसिपैलिटी थी उसमें रामचंद्र जी की चौकड़ी के नाम से जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसके वो उसमें खड़े होते थे वो, और माशाल्लाह लगातार जीतते थे। तो फाइनेंशियली बेनिफिटेड नहीं होते थे? नहीं, कोई मेरे हिसाब से तो पैसा ये जो भी कमाया वो उन्होंने इसी बिजनेस से कमाया जो डीलरशिप्स बिल्कुल बिजनेस से कमाया, और उसको कमा करके कहीं कहीं तो मैं ये कहूँगा कि औलाद से ज़्यादा उन्होंने अपने दोस्तों पर खर्च किया। अच्छा। और दोस्तों में जो खर्च किया उसका कोई रिटर्न उनको डायरेक्ट बिजनेस में नहीं मिला। तो मतलब पैशनेट थे, जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि वो अपने बिजनेस को लेकर पैशनेट थे, अपने काम को लेकर के। देखो बेटे, हर इंसान के अपने कुछ शौक होते हैं। जी जी जी। मेरे वालिद का ये जो शौक था जी, पॉलिटिक्स के लोगों को बुलाना, दोस्तों से सोशलाइज करना, सोशलाइज जो कहा जाए कि उनको सोशलाइज थे वो उनमें ये शौक था कि मैं सोसाइटी में लोगों के काम आऊँ। तो उनके जो ताल्लुकात थे ना उससे वो फायदा पहुंचाते थे अपने मिलने जुलने वालों के। जैसे दो आदमी जिनमें मुकदमा चल रहा है जी। अब कोई भी अपनी फरियाद लेके मेरे वालिद के पास आ गया, समझ साहब आप देखिए ये फला आदमी जो है ये मेरे पे इसने मुकदमा कर रखा है जी। तो वो ये कोशिश करते थे कि अब वो उसकी पैरवी करते थे जी। जो पहला फरियादी आ गया ना उसकी पैरवी करते थे। तो उसका अंजाम क्या होता था कि जो दूसरा है जी
सेकंड पार्ट थी, वो उनकी दुश्मन हो जाती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। अब वो उसको दोस्त बनाने के लिए क्या करते थे, मुझे अच्छी तरह याद है, ईद बकरीद में उनके साथ हमेशा उनके साथ जाते थे, नमाज भी उनके साथ पढ़ते थे, फिर कब्रिस्तान जाते थे। फिर उनका जो रूटीन था उसमें चचा जान के घर का विजिट भी था, ज़रूर चचा जान घर पे वो खाना खाते थे दोपहर का। लेकिन मैंने देखा कि जैसे मैं उनसे आगे जाके ईद मिल रहा हूँ तो मुझसे कहते थे, देख वो जो फला आदमी है ना, उसका हुलिया बता दिया, तू उससे ईद मिलने में ज़रा अपनी टक्करें लंबी कर लेना। ये जो गले मिलते हैं ना उसको टक्कर कहते थे। अच्छा, टक्कर लंबी कर लेना। क्यों? अरे तो बाद में बताऊंगा मैं तुझे क्या बात है, तो पहले उसको रोक। वो आदमी कोशिश करता, उसको नहीं पता कि मैं समद साहब का बेटा हूँ, मैं तो उससे एक मुसलमान होकर मिल रहा हूँ। उससे उन्होंने मेरे जरिए से वो रुक गए और फिर जाके उन्होंने पकड़ लिया, भाई आप मुझे माफ़ कर दें। अच्छा। हाँ, नहीं समझ साहब नहीं भाई, नहीं देखिए आपकी कोई तकलीफ है मुझे बताइए। जो उनका दूसरा वाला जो उस आदमी का ओपोनेंट है जी उसकी, क्योंकि वो मुकदमे की पैरवी कर रहा है, जी तो वो आदमी उनका दुश्मन हो गया। हाँ। अब वो दिल की सफाई कैसे करे? तो वो ऐसे ईद बकरीद के मौके पर गले मिल करके माफी चाह लिया करते थे। लेकिन हाँ, वो उसकी मदद करते थे जो उनके ख्याल से ज्यादा। ये जो कर रहे थे सोशलाइज, जो अभी मुनीब कह रहा था कि वो सोशलाइज कर रहे थे, और उनका मकसद ये था कि उससे वो कुछ लोगों की भी मदद कर सकें, एक सोशल सर्विस टाइप का। सोशल सर्विस जैसे एक खिदमत करते थे, खिदमत करने वाला आदमी। अब खिदमत करने में भाई अगर तुम दोनों के आपस में लड़ाई है तो जाहिर है अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो ये खफा हो जाएंगे। सही बात। लेकिन वो ये कोशिश करते थे कि आपस में सुलह करवाएं। तो मामा जैसे हम अब्बा हुजूर के पेरेंटिंग स्टाइल की बात कर रहे थे कि उनका क्या पेरेंटिंग स्टाइल रहा आप लोगों के साथ में, कुछ एग्जांपल्स भी आप दे रहे थे, तो कुछ बताएंगे और इसको और स्पेसिफाई हो जाए हम लोगों को कि कैसे वो आप लोगों के साथ में रहते थे। तो कुछ एग्जांपल्स आप और दे सकते हैं उस चीज़ को लेकर के, कि जैसे मैंने अभी एक आपको बात कही थी कि आप जब अलीगढ़ गए थे तो आपने ही बताया था इंसिडेंट, उसको थोड़ा सा बताइए ना। बेटे अलीगढ़ से पहले मैं तुमको ये बता दूं, दो चार बातें मिसाल की हैं जी। इससे तुम्हें उनके तबीयत का काफ़ी रिफ्लेक्शन मिलेगा जी कि वो किस किस्म के बाप थे। एक तो उनको ये चीज़ पसंद नहीं थी कि एक बच्चा जो है वो उनके बेटे के जो दोस्त हैं उनसे वो दोस्ती का लेवल रखे जो उनके बेटे के साथ है, क्योंकि उनका ये कहना था कि इनके पास तुम बैठोगे तो ये तुम्हें वो बातें सिखाएंगे जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। एक खासतौर से जो बेटे का दोस्त है वो आपका दोस्त नहीं बन सकता, आपके छोटे बच्चे का दोस्त नहीं बन सकता। तो एक फरहत हुसैन करके थे, शिया थे वो, मगर उनमें एक खूबी क्या थी कि उन्होंने मेरी कमजोरी पकड़ ली थी जी कि वो जब मुझसे मिलते थे तो कोई ना कोई हंसी मजाक की बात करते थे। तो मैं छोटा था, मुझे तमीज़ नहीं था कि मुझे इनसे कितना फ्री होना चाहिए। मैं हमेशा उनके साथ बैठता, सब पूरी महफिल में मैं उन्हीं की चिपका रहता था। तो एक बार वो रोड के, हम दोनों रोड क्रॉस कर रहे थे, और तो पता है जो भाईजान की जो बैठक थी जिसको हम गद्दी कहते हैं जी, उसकी अगर आप खिड़कियां खोल लें, पूरी खिड़कियां थी उसमें से, मतलब उसमें दरवाजे जैसे नहीं थी, 2 खिड़की नीचे 2 खिड़की ऊपर। जी तो अगर आप उसे खोल लें तो आप कूद करके बरामदे में जा सकते हैं, कोई दीवार नहीं था उस वहाँ पर, सिर्फ खिड़कियों से ही वो रोक थी वो। तो उन्होंने खिड़कियाँ खुली हुई थी, उन्होंने किसी वजह से उधर मुंह किया होगा रोड पर, मुझे देख लिया कि मैं फरहत भाई के गले में हाथ डाल करके रोड क्रॉस करके इधर आ रहा हूँ। अच्छा। तो बहुत उस वक्त नहीं, फरहत भाई के सामने नहीं, मौका देख के जब मैं आया उनके पास तो उन्होंने मुझे बहुत कायदे से समझाया कि देखो फरहत हुसैन जो है तुम्हारे दोस्ती के काबिल नहीं है, वो फरहत हुसैन तुमसे बहुत बड़ा है, तुम अपनी उम्र के दोस्त बनाओ, वो तुम्हारे वो बातें सिखाएगा जो तुम्हारे लिए इस वक्त तुमसे हजम नहीं होगी। क्या एज रही होगी उस वक्त आपकी? मैं तो 6-7 में होऊंगा। अच्छा अच्छा। और वो जो थे आपसे उम्र में बहुत बड़े थे। फरहत भाई छोटा का से भी बड़े थे। हाँ। जी, अब तो उनके अल्लाह मतलब मग़फ़िरत ये है करे। कि मुनीब वो उनकी दूरदृष्टि ये थी कि जैसे ये अपने से इतने बड़े आदमी के साथ में दोस्ती करेंगे तो उस एज ग्रुप के साथ में जो उनकी बातें हैं वो इनके अंदर आ जाएंगी, जल्दी से एक्सपोजर हो जाएगा। एग्जैक्टली। हाँ, गलत कच्ची उम्र में वो सब चीजें इनको पता चलेंगी जो नहीं पता लगनी चाहिए। मेरी उम्र के दोस्त मुझे वो सब नहीं सिखा सकते, उनको पता भी नहीं है जो फरहत हुसैन मुझे सिखा सकते हैं। और फरहत हुसैन मेरे करीब आने के लिए या मुझे हंसाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये बता दूं मैं आपको। जी। फरहत भाई किसी भी लेवल तक जा सकते हैं मजाक के तौर पर, सिर्फ इसलिए कि मैं खुश हो जाऊं उनसे। सही बात तो है। एक तो उनके ये एक हो गया बिल्कुल की बात है। और तुम पूछो मुझसे कि अब तुम अगर कहो तो फिर अब मैं
स्कूल से फिर थोड़ा सा आगे बढ़ूँ। हम बताइए आगे, आप बताइए, अपने हिसाब से बताइए। बताएं। देखो मैंने पढ़ाई जो की है वो सेंट जेवियर में की है। मैं प्रेप में दाखिल हो गया था। प्रेप उस जमाने में प्रिपरेटरी क्लासेस कहते थे, जी जी जी। शायद अभी भी प्रेप कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल preparatory prep तो प्रेप में था मैं। प्रेप से फिर हम लोग, मैंने प्रेप से LKG UKG नहीं किया, हमारे यहाँ ये नहीं होता था। हमारा 1 साल का प्रेप और फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड। फर्स्ट अच्छा। स्टैंडर्ड। तो मैं प्रेप से फर्स्ट में आ गया और फिर इस तरह से मैंने 10th तक में आया। मगर हमारा स्कूल उस वक्त तक रिकॉग्नाइज नहीं था सेकेंडरी बोर्ड के लिए। अच्छा। हमारे इम्तहान जो होते थे सीनियर कैमरिज के नाम से होते थे, और सीनियर कैमरिज के जो पेपर्स थे वो UK से आते थे, इंग्लैंड से आते थे। तो ये ब्रिटिश कैरिकुलम था उस जमाने में भी, CBSE नहीं था? नहीं, सीनियर कैमरिज के लिए। अच्छा। लेकिन एक इन्होंने हुकूमत की सख्ती से, हुकूमत ये चाहती थी कि धीरे धीरे इंडियन स्टाइल पर आ जाए। वो इंडियन करिकुलम चाह रही थी, वो ये नहीं चाहती थी कि ये उस पैटर्न पर रहें जिसको ये अब तक फॉलो करते थे। तो इन्होंने कहा कि भाई आपको अपने बच्चों को अब CBSE में लेके आना है। तो इन्होंने कहा कि सेकेंडरी स्कूल के आप तैयार करिए। तो इन्होंने एक ऐसा बैच बनाया जो पहला बैच था हमारा, कि हमने सेकेंडरी की तैयारी की, सेंट जेवियर की बिल्डिंग में की, सेंट जेवियर के ऑफ आवर्स में की। लेकिन हमारे पढ़ाने वाले सारे के सारे सेंट जेवियर के टीचर। सेंट जेवियर ने पूरा बैच तैयार किया, जिसके अंदर मैं, अगर मैं आपको चाहूँ 10 नाम बता दूँ आपको, ये अब्दुल सईद, सुरेंद्र गोलेचा, जेमिनी उबराय, डॉक्टर श्रीवास्तव जिसको अभी अब्दुल सईद बता रहा था, भटनागर, राजवर्धन बिरला, ये सब लोग जो थे ना, ये हम सब सेकेंडरी की तैयारी कर रहे थे। पहले तो ये करते थे ये कि रात को 6 बजे से 9 बजे तक इन्होंने क्लासेस शुरू की हमारी सेंट जेवियर की बिल्डिंग में। जी जी। लेकिन हमारे टीचर्स जाते थे घर, फिर तैयार होकर दोबारा आते थे हमें पढ़ाने के लिए। फिर उन्होंने किया कुछ दिनों के लिए, बिल्कुल सेंट जेवियर का जो साइड का गेट है उसके सामने एक जगह थी, वो उन्होंने हायर कर ली, और वहाँ पर फिर वो 5 बजे से लेकर 9 बजे तक वहाँ पढ़ाने लग गए। लेकिन वो हमारा जो बैच था वो सेकेंडरी के लिए, सेकेंडरी से मतलब अजमेर बोर्ड, जी जी जी। उसके लिए तैयार किया। तो वहाँ हम जाते थे पढ़ने के लिए। तो वो वहाँ से मैंने हाई स्कूल किया, मतलब मैंने 10th किया, और 10th में मेरी माशाल्लाह पोजीशन अच्छी थी। मैं फर्स्ट डिवीज़न था मेरा सेकेंडरी के अंदर, और खुशी खुशी मैंने अपने वालिद को अपने दिखाई। तो बस वालिद तो अब इसी चक्कर में थे कि तू नहीं एडमिशन ले ले किसी कॉलेज के अंदर ताकि खर्चा कम हो। ये बता दूं कि हम उनकी कोशिश ये होती थी कि अगर कोई काम, अगर वही काम अगर सस्ते में हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। ये था उनका अल्टीमेट। जिम्मेदारियां ज़्यादा थी ना उनके पास में। जिम्मेदारी थी नहीं थी, वो बहुत आगे की सोचते थे। वो कहते थे जो पैसा आज बचाओगे वो कल काम आएगा, मैंने कल को क्या हालात रहे हैं आप। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ने के लिए बाहर चला जाऊँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा, मेरे दिमाग में ये था कि जो वालिद की जो सख्तियाँ हैं थोड़ा सा उससे मैं बाहर निकलूँ। जैसे हर बच्चे की होती है जहाँ पर ज़्यादा सख्तियाँ होती है वहाँ पर, नॉर्मल बात है। तो मैं उनसे कह रहा था कि भाईजान मुझे आप बाहर भिजवा दो। बाहर कहाँ जाएगा? नहीं, मैंने कहा मुझे इंजीनियरिंग करनी है। तो है ना यहाँ पर नेशनल अपने ये कौन सा कॉलेज है इंजीनियरिंग का? MNIT। मैंने मालविया के अंदर वो कहते मैं तो यहाँ एडमिशन करवा दूंगा। खैर ये मैं इस कोशिश में था, जस्तुजू में था। इत्तेफाक से फिदा अली हुसैन जो वफ़ कमिश्नर थे उस ज़माने में, वो आ गए भाईजान से मिलने के लिए। उनके सामने भाईजान ने कहा कि देखो ये आपका बेटा है, और ये हाई स्कूल का रिजल्ट आया है इसका, और ये इसकी मार्कशीट है, क्या ख्याल है आपका? अरे इतना अच्छा बच्चा, इसको अलीगढ़ भेजो। अलीगढ़ का तो खर्चे बहुत होगा, और ये अगर बिगड़ गया कि नहीं, मैं आपको 2-3 प्रोफेसर बताऊंगा, पॉलिटिकल साइंस में हैं और होम साइंस के अंदर है। उन्होंने जो उनके जानने वाले थे जयपुर के, एक उस्मानी साहब थे, मैं उनको ख़त लिखूंगा और इसको हॉस्टल में रहेंगे, बड़ा अच्छा माहौल है, मैं भी वहीं से पढ़ा हुआ हूँ, आप इसको वहाँ भिजवा दीजिए। फीस क्या है? तो उस ज़माने में जो शुरू हुई थी फीस 90 रुपये की, जो बहुत बड़ा अमाउंट होगा। बहुत बड़ा अमाउंट था। कहने का इसमें सब कुछ कवर हो गया आपका, आप बच्चों को वहाँ भिजवा दीजिए। 90 रुपये 90 रुपये महीना, उसमें हॉस्टल मतलब लॉजिंग बोर्डिंग सब आ गए इसमें, सब कुछ ऑल इन वन जो थे वही थी। तो खैर अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ जाने के बाद में, अब वहाँ जाने से पहले मेरे वालिद की बड़ी शर्तें हैं कि भाई तुम परदेश में जा रहे हो
तो उन्होंने मुझसे एक बात तो ये कही थी कि देखो, जिस दिन मुझे ये पता चला कि मैं जो पैसे तुम्हें भेजता हूँ उसको तुम गलत काम में खर्च कर रहा हो, गलत काम में कभी गलत किया, फिल्में नहीं देखनी जो हमारा शौक था खास, सिगरेट नहीं पीनी और कोई ऐसे फालतू शौक नहीं करने तुमको, जिस दिन मुझे पता चला, और तुम्हारी प्रोग्रेस अच्छी रहनी चाहिए, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, जिस दिन मुझे पता चला कि तुम इस काम में लग गए हो पढ़ाई छोड़ करके, उस दिन से मेरा काम ख़त्म। फिर तुम खुद ही कमाओ और खुद कमा करके अपनी पढ़ाई को पूरा करो। और आप जानते हैं हम लोगों की मुश्किल ये थी, जो आज भी है इंजीनियरिंग में और मेडिसिन के अंदर, कि हमें सेमेस्टर पूरे करने होते हैं और सेमेस्टर में भी कोई एक पेपर आप छोड़ नहीं सकते कि भाई हमने ये पेपर छोड़ दिया नहीं, और जब तक आप छोड़ेंगे उस वक्त तक आपको डिग्री नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही अब अगर वो डिग्री नहीं मिलेगी तो फिर आप अगली डिग्री हमारे पास जो है वो हाई स्कूल के बाद में जो हमने पहला क्लास ज्वाइन किया वहाँ पर, वो थी प्री यूनिवर्सिटी। वहाँ पर अलीगढ़ में बजाय 12th के प्री यूनिवर्सिटी के नाम से एक क्लास होती थी, पीयूसी। पीयूसी में हमारा एडमिशन हुआ और पीयूसी में ये शर्त थी कि पीयूसी में जिसके नंबर अच्छे आ गए जी, मेरिट के अंदर, जी, मेरिट बेसिस पे आपका एडमिशन इंजीनियरिंग के अंदर होगा। अच्छा, और मेरिट बेसिस से आप इंजीनियरिंग में अपनी लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला प्रेफरेंस वो है इलेक्ट्रिकल, हाईएस्ट मार्क्स, मैकेनिकल, और सिविल सबसे लो। जो बिल्कुल लो है या तो वो सिविल में जाए या फिर वो डिग्री कोर्स छोड़ करके डिप्लोमा में जाए, डिप्लोमा में जाए। ओके, उनके लिए था। तो अच्छा वक्त क्या था, ये एक और मैं तुम्हें अपने तजुर्बे की बता रहा हूँ। जो अल्लाह करता है ना बहुत अच्छा करता है। हमें जब प्री यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला तो सर सैयद हॉल में थे हम, जिसमें हमारे सरदार अली खान साहब थे, वो थे दूसरे हॉस्टल में, हम इधर वाले हॉस्पिटल, उसका नाम था उस्मानिया। उस्मानिया हॉस्टल में थे हम। हमें ऊपर का कमरा मिला, मुझे आज भी याद है, बिल्कुल एंड में जहाँ वॉशरूम थे वो इससे मिला हुआ कमरा हमें मिला। उसके अंदर हम लोग 3 आदमियों का कमरा था, 2 आगे और एक पीछे। अब पीछे वाले जो हमारा सीनियर रूम पार्टनर था वो, और आगे वाला हमारा पार्टनर, वो दोनों भाई थे। अच्छा, इनका नाम था अलीमुद्दीन और वहाजुद्दीन। ये दोनों थे BLA क्या LLB कर रहे थे वहाँ से, और ये अपने जयपुर के रहने वाले थे। इनको पता नहीं क्या बुक्स था भाईजान से या अब्दुल समद अब्दुल कादर के ख़ानदान से, ये हर वक्त मुझे टॉर्चर करते थे। हर वक्त मुझे 2 भाई मिल गए, एक तो पीछे बैठा हुआ है, एक आगे बैठा हुआ है। वो वहाँ से बोल रहा है, ये उसमें नमक मिर्च लगा रहा है। ये समद साहब के बच्चे, इनके ये होता है, इनके घर में ये होता है, उनके घर में ये होता है। 24 घंटे वो मुझे सताते थे। तो मेरा क्या रूटीन बन गया कि मैं स्कूल अपने यूनिवर्सिटी के बाद में वहाँ से फारिग हुआ, 9 बजे तक जाके बैठ गया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में। मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी वहाँ पर है, 9 बजे तक खुलती है वो। 9 बजे वो बंद हुई। मैं और एक लड़का और था, जाहिद हुसैन अंसारी, वो था स्कॉलरशिप पे, क्योंकि वो अंसारी था ना, तो उसको हुकूमत वो जो अपने यहाँ के जो शेड्यूल या बैकवर्ड क्लास जो होते हैं उनको एड देती है। तो वो पता नहीं क्यों मेरे साथ हो गया। हम दोनों बैठ करके रात को 11 बजे तक सर सैयद अहमद खान की जो कब्र है, जो सबसे बड़ी मस्जिद है वहाँ पर, आपने देखा होगा, उसकी कब्र सीधे हाथ पर है, बिल्कुल कब्र के बाहर जो सहन है उसकी रोशनी में हम पढ़ते थे। 9 बजे तक तो हमने वहाँ पर लाइब्रेरी में पढ़ा, 9 से 11 बजे तक हमने यहाँ पढ़ा। यानी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी पढ़ाई होती थी हमारी कि मुझे आज भी मैं कह सकता हूँ कि मुझे मैथ्स और फिजिक्स के क्वेश्चंस और उनके आंसर पेज नंबर के हिसाब से याद थे। अच्छा, इतना अच्छा। और इसकी वजह वो 2 भाई जी। फिर जब मैं घर आता था, मतलब अपने कमरे में आता था, ठंडा सालन रखा हुआ है, अक्सर तो ये होता था अगर गोश्त आया है तो हड्डी बूटी खाया उसमें से, अगर मीठा आया है तो उसमें से खाली चाशनी छोड़ दी, रसगुल्ले खा गए, गुलाब जामुन खा गए। लेकिन जो है हमने खामोशी से खाया और पढ़ के सो गए। बस कोशिश करते थे मैं कि उनके सोने से मतलब बाद ही में पहुँचूँ वहाँ पर मैं, ताकि मुझे उनकी बातें नहीं सुननी पड़े। अब उस वक्त सुनने को तो ये चीज़ कितनी बुरी लगती थी। अगर आज मैं अपने बाप को कहता तो वो तो कहता मैं रूम बदलवा लूँ, लेकिन अगर मैं रूम बदलवा लेता ना तो मैं प्री यूनिवर्सिटी के लिए वो तैयारी नहीं कर सकता था। उसका फ़ायदा क्या हुआ
कि अल्लाह ने मुझे कैसे नवाजा कि मैं यूनिवर्सिटी के अंदर मेरी 5th पोजीशन थी प्री यूनिवर्सिटी के अंदर माशाल्लाह। और 5th पोजीशन थी मेरी प्री यूनिवर्सिटी साइंस मैथ्स, साइंस बायोलॉजी, प्री यूनिवर्सिटी आर्ट्स एंड प्री यूनिवर्सिटी कॉमर्स। अच्छा। इसमें मेरे पांचवी पोजीशन थी। फर्स्ट 3 पोजीशन उन लोगों की थी जो कि बीएससी करके ट्राई कर रहे थे, मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर। 3 साल पढ़ चुके थे या तो या 2 साल पढ़ चुके 1 साल पढ़ेगा था, 2 साल थे, 3 साल थे, मगर वो ट्राई कर रहे थे उस वक्त तक जब तक उनके वो मेरिट नहीं आ जाए जो चाहिए। वो 3 तो वो लड़के थे जो कि बीएससी वाले थे। चौथा एक लड़का था बंगाली मुसलमान था, जाहिर है हमारे साथ वो वही था जैसे मैं हाई स्कूल का पास हुआ हुआ, और 5वां मैं था जो हाई स्कूल वाला था। हमें 100 रुपये की हमें प्रो वाइस चांसलर स्कॉलरशिप मिली, और उससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि वो 100 रुपये की, मतलब हमारे तो खर्चे कुल मिला करके 90 रुपये का था। वो हमने अपने वालिद से कह दिया कि हमें स्कॉलरशिप मिल गई है, हमें आपके पैसे की ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पैसा उसमें जाएगा, मतलब जो यूनिवर्सिटी से हमें स्कॉलरशिप मिल रही, और वो लोन नहीं था, वो फ्री स्कॉलरशिप थी, वो वापस नहीं करनी आपको वो। तो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हुआ कि वालिद हमारे खुश हो गए कि भाई चलो मेरा बच्चा जो है वो पढ़ रहा है वहाँ पर। और दूसरी बात क्या है कि फाउंडेशन हमारी बन गई जी मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में। अगर वो फाउंडेशन नहीं बनती, एक तो सेंट ज़ेवियर में हमारे एक NL जैन करके एक टीचर थे जो हमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, जिन्होंने किताबें भी लिखी, नंदलाल जैन, तो उनकी किताब मिल जाएंगी अक्सर तुम्हें फिजिक्स की किताब में देख लेना, NL जैन। मुझे बिल्कुल ऐसा लगा, देखा हुआ और सुना हुआ है। वो मुझे अपने घर बुला के पढ़ाते थे। उनकी मेहनत और उनकी लगन हमारे साथ, और एक ये इन 2 भाइयों की तंग करना हमें, उससे ये फ़ायदा हुआ कि फिजिक्स और मैथ्स हमारी बड़ी अच्छी बन गई, और उस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हमारा मैकेनिकल में हो गया। और अल्लाह का शुक्र है वही धक्का, वही मजबूती ने मुझे इंजीनियरिंग करवा दी। क्योंकि ये तो हकीकत है कि जब हम दूसरे हॉस्टल में आ गए, दूसरे हॉल में आ गए, तो ये लड़के तो नहीं थे वहाँ पर, फिर तो हम वही लड़के थे जैसे कि होते हैं आम। लेकिन जो पढ़ाई शुरुआत हो चुकी थी तो बुनियाद बन गई, बस ये फुटिंग हमारी तैयार हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। हाई स्कूल में हमारे वालिद के साथ, अच्छा हाई स्कूल में हम ये भी करते थे कि जब हमारे स्कूल क्लासेस चलते थे हमारे 4 बजे 5 बजे, तो हम 12 बजे एक शशि गुप्ता करके एक लड़का है जो वहाँ भी आ गया, सऊदी में भी आया और अमेरिका में चला गया। उसके वालिद जो हैं वो PWD के सबसे पहले चीफ इंजीनियर हैं जी, HD गुप्ता नाम है उनका, हरिदत्त गुप्ता। और उनकी C स्कीम में उनके घर का नंबर है C1। अच्छा, आप अभी जाके देख लीजिए, बोर्ड लगा हुआ है उनका वहाँ पर। तो उसके घर पे जा करके हम 3-4 लड़के ग्रुप स्टडी करते थे। जैसे 12 बजे 1 बजे आ गए हम खाना खा करके, अब जो 4 बजे 5 बजे जो हमारे क्लासेस शुरू होंगे ना, सेंट ज़ेवियर के जो कोचिंग क्लासेस हैं या वो तैयारी के, उससे पहले हम यहाँ ग्रुप स्टडी करते थे। उसके घर में, उसके बाहर लॉन था, वहीं पर लॉन के अंदर ही हम कुर्सी लगा करके और पढ़ते थे। वो ग्रुप स्टडी NL जैन साहब, अल्लाह उनके लिए जो भी रियायत कर सकता है वो करे, और इन 2 भाइयों की बदतमीजी हमारे लिए, ये सब चीज़ें मिला करके हमारे लिए ऐसी साबित हुई। मैं आपको बता सकता हूँ हकीकत कि इंजीनियरिंग करना मेरे लिए आसान नहीं था। तो माशाल्लाह इंजीनियरिंग फिर अच्छे परसेंटेज से आपकी? नहीं, मेरी परसेंटेज कोई 57-58%। मेरे परसेंटेज फर्स्ट डिवीज़न नहीं आई, मेरे सेकंड डिवीज़न। अच्छा। क्योंकि हम हर उस शौक में थे जैसे आम बच्चे होते हैं। जी बिल्कुल, हम मतलब बैक बेंचर्स भी बन गए थे, और खैर जैसे होता है। तो मामा अब आप अपनी प्रोफेशनल कैरियर की जर्नी बताइए, कहाँ से स्टार्ट करा, फिर कैसे आप आगे गए, फिर खुद का आपने बिजनेस सेटअप करा, और क्या आपके लिए चैलेंजेस आए इन सब चीज़ों के अंदर, वो बताइए। देखो भाई, इंजीनियरिंग करने के बाद में हम आ गए थे वापस, और वापस आने के बाद में हमने जॉब तलाश शुरू किया जी। उस वक्त ये था कि अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स के लिए उन्होंने एक स्कीम रखी थी। अच्छा। उसमें उन्होंने कहा था कि 400 रुपये हम देंगे। अच्छा, गवर्नमेंट देती थी? गवर्नमेंट देती थी। अच्छा। 400 रुपये एज एन अप्रेंटिस। अच्छा, हमें बिना कोई काम कराए? नहीं, काम करके आप काम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट आपको काम दे रही है, जॉब आपको कहाँ लेना है वो आप जाके उनको तलाश करिए। तो हमने जो है, पहले तो हमने जॉब हमें मिल गया कैपिटल मीटर के अंदर,
पहले तो हमने वही काम किया कैप्स्टन मीटर के कैप्स्टन बाद। मीटर में डैडी से पहले चले गए थे आप? नहीं, क्योंकि वो और हम दोनों साथ ही आए थे पास करके। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक दिन MI रोड पे मैं किसी काम से फिर रहा था, तो मुझे वो नजर आ गया। वो कहने लगे, यार तू यहाँ पर कैसे भाई? तब तक रिश्ता नहीं हुआ था। रिश्ता नहीं होता, जानते थे अगर अलीगढ़ वो से। आपसे नहीं मिलते शायद तो फिर रिश्ता नहीं हो पाता, नहीं, ऐसा भी है? रिश्ता नहीं होता बिल्कुल, ना वो जानते थे मुझे। तो आप यहाँ शायद मौजूद नहीं होते और मतलब मैं ये हमारा यहाँ होना एक मैं इंटरव्यू ले रहा होता। कोइंसिडेंस है। आपका होना, हाँ, हमारा होना सही बात कि है। आपको वो वहाँ MI रोड पे MI मिले। रोड पे मुझे मिले। वो कहने लगे, आप यहाँ कैसे? मैंने कहा, भाई आप कह रहे मेरा तो शहर है ये कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने कहा, कहाँ पर? कैप्स्टन मीटर के अंदर। कैप्स्टन मीटर तो हमारे दुर्गापुरा में है हाँ। कि उसका हेड ऑफिस तो दिल्ली में है। तो आपने नाम नहीं सुना जयपुरिया का, महावीर प्रसाद जयपुरिया? मैंने कहा, जानता हूँ मैं उनका नाम सुना है मैंने, कि उन्होंने तो मुझे यहाँ भेजा है कैप्स्टन मीटर के अंदर। तो मैंने कहा, भाई आइए फिर आप दोस्त आइए, हम हमारे घर पर आइए। फिर हम उनको घर पे लाने लगे। तो घर पे आने के बाद में तो आपको पता ही है फिर जो बातें तो वहाँ होती पे हैं। मामा अलीगढ़ में उनके साथ में आपकी हाई हेलो थी? बहुत कम हमारी हाई हेलो नहीं थी, लेकिन उनके जो दोस्त थे Common friends मुहित खान के पास वो आया करते थे। हाँ हाँ, मोहित खान हमारे फूफा भी थे। वो बाद में आपको रिश्तेदारी हुई है ना उनसे। हाँ हाँ। मोहित खान जो थे वो हमारे हॉस्टल में, हमारे हॉल में थे, सुलेमान हॉल अच्छा में। अच्छा अच्छा ये आपके वालिद हैं, जी। वो थे सर सैयद हॉल के अंदर। अच्छा अच्छा। लेकिन मोहित खान से मिलने वो आते थे, और आपके वहाँ पे। साथ में उनकी हमारे बहनों साहब की बहनें भी आती थी। जी जी शाहजहां वगैरह 2 बहनें थी उनकी, जी 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 जो जी, अब्दुल्ला कॉलेज में पढ़ती जी, थी। दोनों माशाल्लाह वो हयात हैं। वो भी आती थी जी माशाल्लाह। जी जी। तो हम ये जानते थे कि अब इनमें कोई रिश्तेदारी है, हमें नहीं पता था कि क्या चक्कर है। लेकिन मोहित खान जिस हॉस्टल में रहते थे वो सिंगल ऑक्यूपेंसी वाला हॉस्टल था। अच्छा। जी जी। हम जो थे उसमें तो Share occupancy, उसमें तो triple डबल था, occupancy। डबल था। हाँ, हाँ। वो रहते थे एक कुवैत और एक कश्मीर अच्छा करके 2 हॉस्टल थे बाहर, जो हमारे सुलेमान हॉल के में गिने जाते थे, लेकिन उसकी बाउंड्री से बाहर थे। अच्छा अच्छा। ये थे कश्मीर हॉस्टल के अंदर मोहित खान। तो जब मोहित खान से मिलने सरदार अली तो खान आते आपकी थे, उनसे हाई हेलो हो जाती होगी तो कुछ मैं तरीके ये की। जानता था, मोहित खान को मैं जानता था क्योंकि हमारे हॉस्टल के थे वो, हमारे हॉल के थे। तो सरदार खान को हम पहले मिल ही चुके हैं, वहाँ ऐसे सवाल में जानते थे हम, तो और ज्यादा करीब आ गए। तो फिर जयपुर में मिले जब आप रिकॉल कर लिया आपने जब सारा? उन्होंने कहा कि कैसे, मैंने बता दिया। मैंने कहा, यार मैं भी जॉब तलाश कर रहा हूँ, तो आ जाइए। ये क्योंकि माशाल्लाह वहाँ से उनका अपॉइंटमेंट हुआ था शेख जयपुरी की तरफ से, तो शेख कैरम बजाय सेठ के हाँ, शेख सेठ जयपुरी। जयपुरी की तरफ से हुआ था। तो ये इनको डायरेक्ट माशाल्लाह असिस्टेंट वर्क्स मैनेजर बनाया। जी। हमें जो इंजीनियर होते हैं या अच्छा, शिफ्ट अच्छा। इंजीनियर जो भी नाम होता है, हम उसमें गए। ये पहला जॉब था आपका? ये मेरा पहला जॉब था। और फिर इसके आगे? और क्योंकि ये सिर्फ टोटली कैप्स्टन मीटर के लिए थे, जी। हमें वो इधर उधर दोनों जगह भेजते थे। जी। जयपुरिया साहब जो कोको कोला फैक्ट्री है, हाँ, बॉटलिंग प्लांट, वीर प्रसाद जयपुरी। वहाँ भी जाते थे अभी हम। भी वो हयात है? हाँ, जिंदा है वो। हाँ अभी जिंदा है। वो अच्छा अच्छा। 95 खैर वो ये काम किया हमने। फिर क्या हुआ कि हमने वो काम, उसके बाद में फिर मुझे बेचैनी तो थी बाहर जाने की, तो मैं जॉब तलाश कर रहा था। फिर जो है मैं चला गया राजस्थान रोडवेज के। हाँ रोडवेज में आपने रोडवेज में जो रोडवेज का जो मुझे आज जो वो जगह याद है, IO कैस्टेलो करके एक हमारे बॉस थे क्रिश्चियन, वो थे बस बॉडी के इंचार्ज। तो हमें जॉब मिला, हमने उनके पास काम किया, और हमारा काम ये था कि हम जो बस बॉडीज बनती थी उसका इंस्पेक्शन करते थे कि वो एज पर हमारे स्पेक्स के हिसाब से बन रही है नहीं बन रही। अच्छा। तो हम जा करके, एक राम बॉडी बिल्डर करके था दिल्ली में, यहाँ पर जयपुर में 3 थे, एक भीलवाड़ा में था। तो इन सब जगहों पर मैं जाता था। राम बॉडी बिल्डर का ये था कि सुबह गए हम, और शाम को एक बस से गए, सुबह डिलक्स निकलती थी और शाम को डिलक्स से वापस आ गए। और जो ये लोकल थे, भीलवाड़ा भी गया हूँ मैं इसी तरह से। तो ये हम करते रहे। इस बीच में मुझे अंदाजा हो गया कि 400 रुपये के अंदर हमारा काम नहीं चलने वाला, क्योंकि 400 रुपये में तुम जानते हो कि जब तक शादी हो गई थी, बच्चे हो गए थे आपके? शादी मेरी कैप्स्टन मीटर में हो गई थी। अच्छा। बिल्कुल जी। बच्चे किस सन में हुई शादी है? अगर आप हमारी, थोड़ा सा मुझे सही याद तो साल में बताएंगे, 71 है या 72 है, ये बताएंगे अच्छा, आपको। अच्छा, माशाल्लाह। मुझे याद नहीं है। आपकी डैडी से पहले हुई थी शादी? हाँ, मेरी उनसे 6 महीने पहले शादी हुई। अच्छा अच्छा जी। तो बहरहाल मैं बराबर ये, मतलब हमारी बेगम और मैं, आप समझिए हर महीने 50 से 100 रुपये महीना मैं खर्च करता था अपने जॉब की तलाश के लिए। पहले ये होता था कि आपको एक डिमांड ड्राफ्ट
भरना जी, पड़ता है। जी। आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो तो 10-20 रुपए का आपको जरूर वो लगाना पड़ता है काम। अच्छा। और फिर जो खर्चा है वो अलग। वो सीरियसनेस दिखाने के लिए। आप अप्लाई करेंगे तो उनको पैसा साथ देना में जाएगा ही पड़ता है। जाएगा वो। तो ये बहुत मुझसे नाराज होती थी कि हर महीने आप इसमें खर्च करते हो तो नहीं रहा। मैंने कहा भाई नहीं हो रहा तो अल्लाह की मर्जी, लेकिन हम कोशिश करेंगे। ये कोशिश करते करते मेरा सिलेक्शन एक मेरे इंटरेस्ट के जॉब में हुआ, और वो था इंस्पेक्टर ऑफ बॉयलर एंड फैक्ट्रीज। ये काम मुझे पसंद था, ये बिल्कुल मेरे मर्जी के मुताबिक काम था। इसमें हुआ हमारे उसमें थ्योरी का एग्जाम कौन सी हुआ। जगह पे वो? नहीं वो तो आप कहीं भी भिजवा सकते हैं आपको। बेस्ड इन इंडिया। राजस्थान का जॉब है वो। राजस्थान। राजस्थान का जॉब है, और आपको आरपीएससी से क्लियर करना है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, जो अजमेर में है, जिसका जी। पता नहीं वही है। इंटरव्यू वहां से फाइट करना पड़ा होगा। इंटरव्यू वहाँ होगा आपका वाइवा, जैसे होता है ना वाइवा के इंटरव्यू सही करो। लेकिन सब कुछ पास करके जब हम वहाँ गए, उसके लिए मैं जा रहा था अजमेर में, तो मैंने भाईजान से कहा, मैंने कहा भाईजान वो जो अपने आपके दोस्त जो है चेयरमैन साहब याकूब साहब, वो अब चेयरमैन है, इससे पहले वो थे मेंबर। एक 3 मेंबर होते थे, एक चेयरमैन होता था जी। अब वो प्रमोट होकर के याकूब साहब खुद अब चेयरमैन थे जी। और हमें उनको इंटरव्यू फेस करना था। तो मैंने कहा भाईजान वो मेरा इंटरव्यू फला तारीख को, और ये जॉब मेरे इंटरेस्ट का है, अगर आप इसमें मेरी सिफारिश कर दें तो मैं ये जॉब करने में इंटरेस्टेड हूँ। भाईजान ने बिल्कुल सफाई से मना कर दिया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। उन्होंने कहा नहीं, आमीन, मैं तुम्हारी कोई सिफारिश नहीं कर सकता, और ख़ासतौर से याकूब साहब से, वो जो तुम्हें जानते हैं। मैंने कहा भाईजान ये बात तो पहले से कहनी है उनसे, आप तो मेरे साथ में कई मेरे दोस्तों के लिए गए हैं, जैसे ये रविंद्र टोंगिया, इसका ये हॉस्पिटल है, ये भी एक मिसाल है। जब इसका हुआ था इंटरव्यू, तो भाईजान जो है एक दिन पहले वहाँ चले गए थे। आपके जो टोंगिया साहब जो हैं, जो कैप्चर मीटर के अंदर काम करते थे, गुमानमल जी टोंगिया, उनके कहने से भाईजान मैं उनको घर में लेके आया। भाईजान उनकी वजह से अजमेर गए अपनी गाड़ी लेकर के, और एक दिन पहले जाके हमने बात कर ली, उसका वो सिलेक्शन में हो गया, वो पास हो गया। फिर बाद में वो सऊदी अरब में चला गया था। वो सऊदी अरब गया, वो इंग्लैंड गया, इंग्लैंड से फिर वो दोबारा इसका सिलेक्शन हुआ, फिर वो सऊदी अरब आया, और वहाँ के हॉस्पिटल में काम करते करते इतना पैसा कमाया उसने। मैं उस वक्त सऊदी अरब में था, फिर उसने यहाँ पर आकर के ये हॉस्पिटल खोला। मैंने कहा भाईजान आपको पता है मैं नहीं कर सकता, मुझे शर्म आती है। और मैं गया, जाहिर में अकेला गया, मैंने फेस किया उनको, याकूब साहब को। याकूब साहब मुझे देख कर के हैरत में थे। अब चेयरमैन यहाँ बैठा हुआ है, उनके कमेटी के लोग बैठे, मेंबर उनके, मैं सामने बैठा। फिर जब ख़त्म हो गया तो मुझसे वो कहने लगे, बेटे तुम हमसे पहले क्यों नहीं मिले आके? मैंने कहा मैंने वाले साहब से कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो आपको जानते नहीं। बेटे तुम्हें तो पता है, हमें तो आपस में एक दूसरे का निभाना पड़ता है। तुम पहले कह देते तो मैं अपने कैंडिडेट सामने रखता। बेटे मैं तो कुछ नहीं कर सकता। बस उस दिन से मेरा दिल टूट गया। अब मैंने ये हिसाब लगा लिया कि मेरे वालिद जो है वो सिफारिश नहीं करेंगे किसी अच्छे गवर्नमेंट जॉब के लिए, और गवर्नमेंट जॉब के अलावा मैं 400 रुपये के अंदर कब तक अपने बच्चे मेरे अल्लाह देगा, मैं उनको पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा। और उस 400 रुपये के अंदर से भी मुझसे भाईजान टेलीफोन मेरे कहने से भाईजान ने पीसीओ लगवाया था अपने सिक्का डालने वाला जो सिक्का डालने वाला, और ये सारे घर वाले जो थे वो तार डाल करके बात करते सिक्का निकाल लेते थे। तो 25 रुपये की उनकी शर्त थी कि 25 रुपये मिनिमम कलेक्शन होना चाहिए, वो मैं देता था। मैं जो बिजली खर्च करता था उसके पैसे मुझसे भाईजान देते थे, यानी 150 रुपये तो भाईजान ले लिया करते थे उसमें से। मैं गुलजार की फीस भी देता था, और भी जो मेरे काम में मेरे अम्मा जो मुझसे मांगती थी मैं वो भी देता था। तो मैंने कहा मेरा यहाँ फ्यूचर नहीं है। तो मैंने भाईजान से उस दिन कह दिया था, मैंने कहा भाईजान मैं यहाँ नहीं रहूँगा। तो वो जो आपने डायलॉग सुना होगा मुग़ल आज़म का, वो अकबर नहीं कहता आकर के सलीम से, क्या इस दिन के लिए हमने तुम्हें अल्लाह से दुआ मांगा था। वो अल्फाज हमारे वालिद के थे कि तुम सब छोड़ के चले जाओगे, यहाँ पर कौन रहेगा, तुम्हें तो यहाँ रहना चाहिए, यहाँ आकर तुम इंडस्ट्री खोलो, अब इंडस्ट्री बनाओ, ये हो जाओ वो हो जाओ, इसके लिए सब कुछ चाहिए आदमी के पास। मैं खैर उनके बात सुन ली मैंने, लेकिन मेरी कोशिश शुरू हो गई थी। फिर मैंने अपने अताउल्लाह भाई से मैंने कहा, फिर मैंने यहाँ मुझे 4 साल हो गए ना जॉब करते हुए, और आपको पता ही है वो आपके पुप्पीज़ाद भाई हैं। पुप्पीज़ाद भाई हैं मेरे। उन्होंने कहा ये टाइम सबसे अच्छा है सऊदी अरब में, तू आ जा। अच्छा। तो फिर उन्होंने सालमा के लिए, सालमा के भाई बन के इनको अपनी बहन बना करके
बहन का वीज़ा भेजा और मैं एज ए महरम, हाँ, मुझे महरम बना के बुलवाया उन्होंने, अच्छा, एज अ डिपेंडेंट गए आप, एज हाँ, ए महरम, एज अ महरम गए जैसे आप। जी, बगल समझ गया मैं, सऊदी सऊदी अरब अरब में में महरम था उस की इज्जत जमाने थी। में। अब तो औरतें वैसे आज़ाद आ हैं, सकती हैं। मगर पहले ये तो थी। मतलब वहाँ के जाने के पीछे जो मेजर रीजन था वो मामू अब्बा थे हमारे अताउल्ला हाँ, मामू अब्बा। बिल्कुल बिल्कुल वो अच्छा, थे। तो मतलब बल्कि उनका उनके ही साथ में- सपोर्ट था जो आप वहाँ पहुँच पाए। उनके साथ में दिक्कत क्या थी कि वो थे पाकिस्तानी और ब्रिटिश पासपोर्ट पे, हम्म, तो उनके एक दोस्त थे इंडियन, हम्म, उन्होंने उनसे कहा कि यार तू मेरी बहन को, मेरे मामूजाद बहन को यानी सालमा को तू अपनी सगी बहन बना ले, हम्म, और फिर मेरे भाई को तू उसका महरम बना के। महरम बना के बुलवा ले। अच्छा। तो इस तरह से हम गए थे वहाँ। अब वहाँ जाने के बाद में तो भाई वो तो एक अलग ही किस्सा है। वहाँ हम चले गए, हम जब जा रहे थे मेरे वालिद मुझसे सख्त नाराज़ थे, हमारे पास टिकट का इंतज़ाम नहीं था। चचा जान बहुत खुश थे, मेरे ससुर मेरे चचा जान वो बहुत खुश थे इस बात से, मगर वो भाईजान की वजह से वो मुझे कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते। अच्छा, चुपचाप भी नहीं। नहीं, मतलब उनका मॉरल सपोर्ट था, लेकिन Financial नहीं था। फाइनेंशियल सपोर्ट करना नहीं चाहते थे वो, क्योंकि फिर भाईजान कहेंगे कि जब बड़ा भाई मदद नहीं कर रहा है और तुम उससे भी बड़ा वो बन भी गया। बहुत इज्जत और ये भी प्रोटोकॉल होता था, मतलब हाँ, करना है। प्रोटोकॉल होता है ना घर में, चाहे वो लोगों इनके को- दामाद भी बन चुके थे, हाँ, मतलब तब भी वो बीवी की फिक्र बड़े है। भाई का लिहाज रख क्योंकि रहे हैं। क्योंकि बड़े भाई ने ऑब्जेक्शन किया था ना, वो खुश नहीं थे भाईजान। तो फिर कैसे अरेंज करा आपने पैसे? एक गुलाब भाई करके एक अपने मोहल्ले के हैं जो बॉम्बे में ये काम करते हैं, कारोबार इसका वर्कों का, अच्छा, लेकिन बड़े स्केल का, बड़े मतलब गड्डियाँ लेकर के वो बेचते हैं। उनके पास में गया और उनसे मैंने 5,000 रुपये लिए उधार। 5,000 उस ज़माने के अंदर, तो उन्होंने बड़े शौक से दिया। हालांकि उसके अलावा मतलब मुझे बाद में फिर तो बहुत लोग मुझे मिले अपने घर वालों में, अरे इतनी सी बात थी, हमसे कह देते हम तुम्हारे, मुझे जब देखा ना कि ये आदमी अब कुछ करने वाला हो गया है, तो फिर हर एक की हमदर्दियाँ शुरू हो जाती हैं, जैसे अपना तरीका होता है। रखा गुलाब भाई से हमने पैसे लिया, शुजाउद्दीन भाई उनको जानते थे, शुजाउद्दीन भाई भी दे सकते थे मुझे, लेकिन मैंने उनसे ज़्यादा अच्छा ये समझा कि शुजाउद्दीन भाई से हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, इनसे तो फिर भी मोहल्ले की रिश्तेदारी है। फिरोजुद्दीन भाई जो बॉम्बे वाले थे, हाँ, उनकी ये भी तरह है। हाँ ये फरीदा भाभी के जो वालिद। वालिद वही। अच्छा, तो अच्छा। खैर वो हमने लिया उनसे, और फिर हम चले गए। वालिद साहब हमारे चुप थे, मगर दिल से- न्यूट्रल हो गए थे, मतलब ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। आप कुछ कर नहीं सकते थे, वो ये देखते हुए कि बच्चे को जाना है, जा रहा है, पैसे भी नहीं दिए मैंने, टिकट के पैसे भी नहीं दिए इसको। 4.5 साल तक हम वापस नहीं आए, जब तक हमने उनके पैसे अदा नहीं कर दिए। और इस बीच में हमने कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारी। चैलेंजेस आ रहे थे कुछ स्टार्टिंग में? बहुत चैलेंजेस थे। वहाँ जा कर के हमने जॉब तलाश किया। जॉब हम जो भी तलाश करें, वहाँ पर सिर्फ एक ही चॉइस थी हमारे पास कि हम अगर मैकेनिकल के हैं तो हमें हैवी मशीन्स में काम करना है, क्योंकि उस वक्त नए नई वहाँ पर हैवी अर्थ मूविंग मशीन इंट्रोड्यूस हुई थी, तो उसके डीलर्स थे वहाँ पर। कैटरपिलर का डीलर, कुमारसो का डीलर, ये जितने फ्रेंचाइजेज हैं सबके अलग अलग डीलर। तो हम 3 डीलर्स के पास गए और तीनों के पास जॉब था, मगर उन्होंने कहा कि नहीं। 2 ने तो कहा कि हमारे पास सेल्स का जॉब है। कैटरपिलर ने कहा, जिसका नाम जाहिद ट्रैक्टर है, जाहिद ट्रैक्टर, जी। जाहिद ट्रैक्टर ने कहा कि हमारे पास मैकेनिक का काम है पहले, अभी हमें सेल्स नहीं चाहिए, सेल्स वाले पूरे हैं हमारे पास, आप मैकेनिक का काम कर सकते हैं। मैंने कभी मैकेनिक का काम किया नहीं, मैंने मैकेनिक से काम लिया है लेकिन मैंने काम किया नहीं है, यानी हमारे पास यही जॉब है। तो मैंने हिसाब लगाया कि मैं अगर किसी डीलर के पास करूँ काम, तो ऐसे डीलर को पकड़ूँ ना जो सबसे बड़ा डीलर हो, जिसके पास सबसे अच्छा प्रोडक्ट है जी। और वो कैटरपिलर है। बेशक। तो खैर एक बार तो मैं उनको मना करके आ गया, फिर आकर के मैं फिरता रहा, 2-3 के पास और गया। वो डीलर ऐसे थे कि उनके पास फ्रेंचाइज तो बहुत सारी थी, लेकिन इतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं था किसी का पास। इनके पास 2 प्रोडक्ट थे, कैटरपिलर और एक कंपनी है इंगर्सोल रैंड, वो भी अमेरिकन कंपनी है, जो रोड रोलर्स और बहुत सारी ड्रिल्स वगैरह जो कुएं खोदने की ड्रिल होती है वो बनाती है। ये 2 प्रोडक्ट उनके पास बहुत अच्छे थे। मतलब इनिशियल कुछ सालों तक आपने जॉब किया, अपना खुद का बिजनेस नहीं करा? नहीं, अभी तो मैं पहले सीखना चाहता हूँ ना कि हैवी मशीन है क्या चीज़। पहले आप सीख रहे थे। तो मेरे दिमाग में यह है, मैंने कहा जब सीखना ही है प्रोडक्ट के बारे में, तो क्यों नहीं हम एज ए मतलब मैकेनिक। विजन आपको ये था कि मेरे को अल्टीमेटली अपना बिजनेस करना है, या विजन नहीं था? नहीं, ऐसा कोई विजन नहीं था? हालात पैदा हुए हैं।
हालात में मजबूरी तो अभी तो सिर्फ नेसेसिटी लेके जा रही है। सही बात है। बस रास्ते बन रहे हैं, रास्ते बन रहे हैं। अल्लाह रास्ते हाँ, बना रहा है, उस मुकाम तक पहुंचाने के चल रहा है। रास्ते बन रहे हैं। हमें कोई प्लानिंग नहीं है दिमाग में, प्लानिंग नहीं है। बस प्लानिंग यही है कि जब तक कमा के नहीं दिखाएंगे बाप कुछ नहीं होगा। अच्छा, कहीं ना कहीं ये भी था कि आपको उनको भी proof करना है। बाप प्रूफ करना है proof बाप को करना है कि कि हमने यहाँ करके गलती नहीं करी है। आपको नाराज तो हुए आप थोड़े से, लेकिन जो आप चाहते हैं वही हम बनेंगे इंशाल्लाह। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी आपकी खुशनसीबी रही कि आपके बाप ने आपको कामयाब होते हुए देखा। 2 मरतबा आए मेरे पास, बहुत खुश हुए, क्योंकि मैं क्या करता था, सैलरी ला करके इनको दे दिया करता था सालमा को। जी जी अब जी। चाहे वो हमें शुरू में हमारी सैलरी शुरू हुई, मैंने एज ए मैकेनिक काम शुरू किया। 3 साल तक मैं जाहिद ट्रैक्टर में एज ए मैकेनिक काम किया मैंने, और लिटरली वर्कशॉप के अंदर मैं काम करता था मैकेनिक के कपड़े पहन करके, और वो काम करता था जो कभी मैंने नहीं किया। यानी आदमी को हुलिया ख़राब हो जाए आपको, जब जंग आलूदा, जब आप बुलडोजर्स और व्हील लोडर और ग्रेडर में आप घुसेंगे तो आपके सर के बालों का ग्रीस लगेगी और पता नहीं क्या ये क्या। हमारे जो सब कुछ लगता है। यंग बच्चे हैं उनके लिए लेसन है कि सेठ जी के जो बेटे थे मैकेनिकल और जो इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियर थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, वो सऊदी अरब में एक मैकेनिक का काम कर रहे हैं, मैकेनिक के कपड़े पहन करके, और उसमें कोई शर्म नहीं है। और उसमें कोई शर्म नहीं है। अब पहले दिन तो अब मेरे पास वो डांगनी भी नहीं थी पहनने की, तो पहले जिस कपड़े में आया तो उसी में काम शुरू किया मैंने। 4 घंटे के बाद में जब लंच ब्रेक हुआ तो मैं घर चला गया। जी, जब अभी उन्होंने जब